सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि मंजिल तो एक हो, पर उस तक पहुंचने के रास्ते दो निकल आएं। 1930 के दशक में भारत की आज़ादी की लड़ाई का किस्सा कुछ ऐसा ही था। ये दशक सिर्फ संघर्ष का नहीं था, बल्कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का था। एक तरफ थीं सत्ता की गलियां, तो दूसरी तरफ थी एक नई विचारधारा की लहर। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप कह सकते हैं, एकदम एक चौराहे पे खड़ी थी। आंदोलन की जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी और सबके मन में बस एक ही बड़ा सा सवाल था, अब आगे क्या? मतलब ऑप्शन क्या थे? सड़कों पर उतरकर ब्रिटिश सिस्टम से लड़ना, या फिर उसी सिस्टम के अंदर जाकर उसे बदलने की कोशिश करना। तो इस पूरी कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले कांग्रेस का वो इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट, फिर उसी के अंदर उठ रही एक सोशलिस्ट आवाज, उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट जब सब कुछ बदल गया, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग रास्ते थे तो एक ही मंजिल के लिए। चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। ये रास्ता था थोड़ा प्रैक्टिकल होने का। कुछ लीडर्स का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ सकते, इसे पावर के कॉरिडोर्स में भी ले जाना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ इलेक्टरल पॉलिटिक्स का ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की नींव रखी ब्रिटिश सरकार के एक कानून ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। बेसिकली इस कानून ने प्रोविंशियल इलेक्शंस यानी प्रांतीय चुनावों का रास्ता खोल दिया। सोचा जाए तो यह पहली बार था जब इंडियंस को, भले ही एक लिमिटेड स्केल पर, अपनी सरकार चलाने का मौका मिल रहा था। समझ लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक नया बैटल ग्राउंड तैयार हो चुका था। तो 1937 में इलेक्शंस हुए और रिजल्ट कमाल का था। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बना ली। और यह सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था कि इंडिया के लोग किसके साथ खड़े हैं। लेकिन असली टेस्ट तो अब था। सवाल ये था कि कांग्रेस इस पावर का इस्तेमाल करेगी कैसे। तो अपने लगभग 28 महीने के रूल में उन्होंने कई बड़े काम किए। प्रेस पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया, किसानों के लिए नए कानून लाए। उन लोगों ने एक तरह से साबित कर दिया कि इंडियन सिर्फ संघर्ष करना ही नहीं जानते, बल्कि शासन करना भी जानते हैं। ओके, तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू की तरफ। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस सरकारें चला रही थी, पर ठीक उसी वक्त कांग्रेस के अंदर ही एक और पावरफुल लहर उठ रही थी। और ये लहर पावर की नहीं थी, ये थी आइडियोलॉजी की। एक ऐसी सोच जो आज़ादी के पूरे मतलब को ही बदल देना चाहती थी। ये लहर थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, यानी सीएसपी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई अलग पार्टी नहीं थी, बल्कि ये कांग्रेस के अंदर काम करने वाला एक ग्रुप था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिजल्ट से थोड़ा निराश और मार्क्सिस्ट आइडियाज से इंस्पायर होकर इन यंग लीडर्स का मानना था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम काफी नहीं है, असली आज़ादी तो इकोनॉमिक फ्रीडम है। इस नई सोच के पीछे चेहरे थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया जैसे यंग और कह सकते हैं फायर ब्रांड लीडर्स के। उनका सपना एक ऐसे इंडिया का था जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का चला जाना ना हो, बल्कि किसानों और मजदूरों का राज हो। तो उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था। पहला, कांग्रेस को एक सोशलिस्ट डायरेक्शन देना। दूसरा, किसानों और मजदूरों को मूवमेंट का सेंटर बनाना। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज का विरोध करना। और यही तीसरी बात उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले रास्ते से बिल्कुल अलग खड़ा करती थी। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो साफ दिखता है कि ये दोनों कहानियां एक साथ पैरेलल चल रही थी। 1934 में सीएसपी बनती है, 35 में नया एक्ट आता है, 37 में कांग्रेस इलेक्शंस जीतती है, और फिर 1939 में आता है एक बड़ा मोड़। ये दो पैरेलल चल रहे रास्ते अब एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जिसकी जड़ें इंडिया में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में थीं। हाँ, एक ग्लोबल इवेंट ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के इन दोनों रास्तों की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। अक्टूबर 1939 एक शॉकिंग कदम उठाया गया। कांग्रेस की सभी 8 प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ने एक साथ रिजाइन कर दिया। वो 28 महीने का इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट अचानक से खत्म। पर क्यों? वजह थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन ने इंडिया को इस जंग में शामिल कर लिया, बिना उसके लोगों से पूछे, बिना उनकी मर्जी के। इस एक डिसीजन ने सब कुछ साफ कर दिया। ये साफ कर दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हाथ में असली पावर तो थी ही नहीं।
और कहीं ना कहीं इसने सोशलिस्ट की उस चेतावनी को भी सही साबित कर दिया कि अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज करके सच्ची आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, बेकार गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि इन दोनों ही रास्तों ने आज़ादी की लड़ाई पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक क्विक रीकैप करते हैं। एक तरफ 1937 के इलेक्शंस, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार, जो 1939 में वर्ल्ड वॉर II के इशू पर खत्म हो गई, और दूसरी तरफ 1934 में बनी CSP, जिसका मकसद था कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट आइडियाज को बढ़ावा देना। तो इन दोनों रास्तों की लेगेसी क्या रही, उनसे हासिल क्या हुआ? देखिए, इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट भले ही शॉर्ट लिव था, लेकिन उसने ये प्रूव कर दिया कि इंडियंस अपना देश चला सकते हैं, इफेक्टिवली चला सकते हैं, और उसने फ्यूचर लीडर्स को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस दिया जो आज़ादी के बाद बहुत काम आया। और दूसरी तरफ सोशलिस्ट आवाज ने आज़ादी की लड़ाई में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के आइडियाज़ को इतनी गहराई से जोड़ दिया कि आज़ाद इंडिया की पॉलिसीज़ पर उसका असर दशकों तक दिखाई दिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाती है कि बदलाव का असली इंजन क्या है? पावर या प्रिंसिपल, सत्ता या सिद्धांत? सिस्टम के अंदर जाकर पावर हासिल करना या अपने प्रिंसिपल्स पर अड़े रहकर सिस्टम को बाहर से चैलेंज करना? 1930s का ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है ना?